से 2 मिनट 3 मिनट के अंदर बजट पेश होने वाला है। बिल्कुल, मोरारजी देसाई का वो रिकॉर्ड भी 2 मिनट बाद टूट जाएगा और यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड, बिल्कुल एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आखिरकार सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा कि इस बजट में होने क्या वाला है, क्या है आपके लिए, क्या है आम जनता के लिए, किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है। आखिरकार थोड़ी ही देर में बस इंतजार करना होगा और आपका बजट 2024 आपके सामने होगा। न्यूज स्टेट लगातार आप तक हर अपडेट पहुंचा रहा है। और देखिए प्रदीप जी जो जिक्र कर रहे थे कि हाँ कई लोगों को छूट देने की कोशिश होगी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है साक्षी की। देखिए बीते दिनों में, अगर बीते 10 सालों की मैं बात करूं, मोदी 1.0 2.0 और अब ये 3.0, 10 सालों में महंगाई का जो स्तर है वो बढ़ा है। लोगों पर कहीं ना कहीं हर चीजों को खरीदने का, चाहे वो आम रोजमर्रा की जो गन्ने के सामान होते हैं, जो रोज दाल चावल सब्जी दूध, हर चीज में महंगाई बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से लोगों की कहीं ना कहीं आमदनी नहीं बढ़ी है। उतने हिसाब से अगर कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स में छूट मिल जाएगी तो उसका असर कहीं ना कहीं ये होगा कि लोग अपना खर्च कर पाएंगे। डायरेक्ट टैक्स जाने से जो सैलरी क्लास है उसको कहीं ना कहीं छूट मिलेगी और कुछ पैसे अगर उसके पास बचेंगे तो वो अपने आम चीजों में खर्च करेगा और जाहिर सी बात है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो जाएगा ही। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि एमपी को भी काफी उम्मीद है, क्योंकि देखिए आप किसानों की अगर बात कर ले तो कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास में है। ऐसे में कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है कि इस बजट में क्या होने वाला है, क्या होगा। थोड़ी ही देर में बस बजट पेश होने वाला है। न्यूज स्टेट लगातार आप तक हर जानकारी पहुंचा रहा है और थोड़ी ही देर में वो कवर खुलेगा, वो टैबलेट सामने आएगी, वो लेखा जोखा पढ़ेंगी कि आखिरकार उसमें है क्या उस बही खाते में। और सबसे खास बात यह है कि बुलंद भारत की जो तस्वीर है वो पेश करने की जो कोशिश है सरकार की, वो दिख रही है। बजट सत्र के शुरू होने से पहले सबका साथ सबका विकास हो सकता है। देखने को ये बात कही है कि 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप होगा। हमारे साथ मनोज जी भी बने हुए हैं। मनोज पटवर्धन सर, मैं जरूर समझना चाहूंगा कि बुलंद भारत की एक तस्वीर, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हमारे कदम बढ़ते हुए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी हम उस टारगेट को पूरा करने के लिए यह बजट कितना अहम होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोगों को राहत देना ही नहीं होगा बल्कि उस रोड पर भी आगे बढ़ना होगा। माननीय सदस्यगण, मुझे अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से अंतर संसदीय संघ आईपीयू की प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वे हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर एक्सन बजट सत्र को देखने के लिए यहां उपस्थित है। माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2024 को भारत पहुंची। उन्होंने 21 जुलाई 2024 को आगरा का भ्रमण किया और इस समय वह विशेष बॉक्स में आसीन है। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सफलता की भी कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम तंजानिया गणराज्य की संसद के सदस्यों, तंजानिया की सरकार तथा वहां की मित्र जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction.
the people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva, and Annadata, the poor, women, youth, and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment, and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Viksit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development.
6. Energy security. 7. Infrastructure. 8. Innovation, research and development. And 9. Next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities, with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Viksit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate-resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oilseeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing and export will be facilitated through NABARD. National cooperation policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly and all-round development
of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment-linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors.